इस चैनल को बनाए मुझे 1 साल पूरा होने को आया है। अगर अपने इस 1 साल के स्पैन में मैं 6 या 7 महीने और ऐड कर दूं तो जो टोटल टाइम स्पैन हमारे सामने आएगा, लगभग उतने ही वक्त पहले तक मुझे कोई हिंट भी नहीं था कि साउथ कोरिया में उनके के पॉप और टीवी सीरीज के साथ एक और चीज भी बहुत पॉपुलर है। जब इस चैनल पे मैं वीडियोस अपलोड करने लगा तो बहुत से लोगों ने मुझे टाइम टू टाइम बहुत सारे हेल्पफुल सजेशंस एंड फीडबैक्स देकर मेरी बहुत मदद की एंड आई एम रियली ग्लैड टू हैव ऑल ऑफ यू अमेजिंग पीपल्स हियर। लेकिन उन्हीं सजेशंस के बीच कई बार साउथ कोरियन कॉमिक्स, जिन्हें मानहुआ भी कहा जाता है, जी हाँ, इसे मानहुआ या मनहुआ नहीं बल्कि मानहुआ कहा जाता है, MANHWA, मानहुआ। हालांकि मुझे अभी भी लगता है कि मैं इसे शायद गलत प्रोनाउंस कर रहा हूँ। अगर ऐसा है तो प्लीज आप मुझे करेक्ट जरूर करना। बट एनीवेज, आई एम नॉट गोना प्रिटेंड हियर कि मैं बहुत लंबे टाइम से मानहुआ पढ़ रहा हूँ या फिर मैं इसके ऊपर एक वॉनाबी PhD कर चुका। बट आई मस्ट से कि पिछले कुछ टाइम से मैं साउथ कोरियन कॉमिक्स इंडस्ट्रीज के बारे में थोड़ा बहुत रिसर्च जरूर करता आया हूँ। मेरी उस टाइप ऑफ रिसर्च में इंटरनेट वेबसाइट्स, वेबटून प्लेटफॉर्म्स, न्यूज आर्टिकल्स एंड रियल रीडर्स के ओपिनियंस इंक्लूडेड है। इनफैक्ट मैंने अभी कुछ ही दिन पहले हिडन कैलिबर के ऑफिशियल इंस्टाग्राम हैंडल पर इसी वीडियो से रिलेटेड एक पोस्ट में पीपल्स ओपिनियन मांगा था, जिसमें बहुत सारे अमेजिंग लोगों ने अपने अपने विचार सामने रखे और उन सारे के सारे विचारों, उन सारे के सारे ओपिनियंस और उन सारे के सारे रिसर्च एलिमेंट्स को कंबाइन करके आज मैं आपके सामने इस वीडियो के रूप में मेरे अपने ओपिनियंस को लेकर आया हूँ। आज की इस वीडियो में मैं आपको ये बताने की कोशिश करूंगा कि कैसे मानहुआ और मांगा, ये दोनों इंडस्ट्रीज कैसे धीरे धीरे एक साथ आती जा रही हैं और मेरे ख्याल से इन दोनों के एक साथ आने से क्या क्या चीजें हो सकती हैं। लेकिन इससे पहले कि मैं आपके सामने किसी पहाड़ की तरह एक ओपिनियन लाकर रख दूं, पहले हम लोग नॉट सो ब्रीफ बट थोड़ा बहुत मानहुआ और मांगा के ओरिजिन्स एंड करंट स्टेट के बारे में जान लेते हैं। तो पहले हम बात करते हैं मानहुआ की। वैसे तो इस दुनिया की सभी कंट्रीज एक दूसरे से अलग हैं, सबका इतिहास अलग है और सबका कल्चर अलग है। लेकिन बीते हुए वक्त में कुछ चीजों की वजह से बहुत से देशों के कल्चर एक दूसरे से टकरा चुके हैं। कल्चर्स के उस टकराव ने बहुत सी चीजों को बिगाड़ दिया, लेकिन इसी के साथ उसने कुछ नई चीजों को जन्म भी दिया। और 1910 के जमाने में कुछ ऐसा ही हुआ था जब जापानीज आर्मी ने कोरियन लैंड्स को ऑक्यूपाई किया था। 1910 से लेकर 1945 के बीच तक, जब तक कोरिया जापान के अंडर था, तो उस वक्त बहुत सी इनह्यूमन चीजें भी हुई थी। लेकिन उसी पीरियड के चलते कोरिया के लोगों के बीच जापानीज इन्फ्लुएंस जड़े जमाने लगा था और उसी इन्फ्लुएंस की वजह से 1920s में वो पहली बार था जब कोरियन पब्लिशर्स ने जापानीज मांगा से इन्फ्लुएंस्ड होकर अपना खुद का एक कॉमिक बेस एस्टेब्लिश किया था। शुरुआती दिनों में मानहुआ एक तरह से न्यूज़पेपर का एक एक्स्ट्रा सेगमेंट होता था, जहां पॉलिटिकल इश्यूज को कार्टून्स के फॉर्म में रिप्रेजेंट किया जाता था। कुछ समय तक तो न्यूज़पेपर में आने वाली मानहुआ ठीक चल रही थी, लेकिन जब उस वक्त की करंट गवर्नमेंट ने पॉलिटिकल इश्यूज को अपोज करने वाली मानहुआ को डिटेक्ट किया, तो गवर्नमेंट ने उन सारे मीडिया हाउसेस और पब्लिशर्स को सेंसर और बंद कर दिया जो कि किसी भी तरह से गवर्नमेंट को अपोज करते थे। लेकिन 1945 में जब कोरियन लिबरेशन यानी कोरियन लैंड्स को जापानीज गवर्नमेंट से आजादी मिली, तो एक तरह से राख से उठकर कोरियन मानहुआस का फिर से जन्म हुआ। लेकिन इस बार वो मानहुआस पॉलिटिकल इश्यूज पर ना होकर चिल्ड्रंस एंड कार्टून्स के अराउंड बिल्ड थी। अब देखो, मुझे पता है कि आप सोच रहे होंगे कि यार हम तो यहाँ मानहुआ और मांगा के बारे में जानने आए थे, लेकिन अब यहाँ तो हिस्ट्री के लेसन चल रहे हैं। वेल देखिए, मैं ये मानता हूँ कि ये सब बातें थोड़ी बहुत बोरिंग जरूर हो सकती हैं, लेकिन चिंता मत कीजिए, इस वीडियो पर आप बस बने रहिए। ट्रस्ट मी ऑन दिस, आगे आगे बहुत कुछ इंटरेस्टिंग आने वाला है। लेकिन फिलहाल के लिए इतना जान लो कि कैसे तैसे करके कोरियन मानहुआस ने अपना सफर मॉडर्न टाइम्स तक पूरा कर लिया। लेकिन उनकी ग्रोथ में असली उछाल तो तब आया जब कोरियन मानहुआस ने डिजिटल प्लेटफॉर्म्स का यूज किया। ये बात कुछ ऐसी थी कि एशिया बेस्ड पॉप कल्चर में अगर कोरियन मानहुआ से बड़ा कोई और था तो वो था जापान और उसकी मांगा इंडस्ट्री। लेकिन मांगा इंडस्ट्री के कुछ स्लो डाउन पॉइंट्स भी थे, जो कि फॉर एग्जाम्पल ये थे कि मांगा एक तो ब्लैक एंड व्हाइट होती है और दूसरा उसे राइट टू लेफ्ट यानी आसान भाषा में पीछे से शुरू करके पढ़ा जाता है। और यही वो छोटी मोटी चीजें थी जो कि कहीं ना कहीं आउटर कंट्रीज और मांगा के बीच में एक बैरियर बना रही थी। और इन्हीं चीजों को अपना प्लस पॉइंट बनाकर कोरियन मानहुआस ने अपना रास्ता बनाया। क्योंकि कोरियन मानहुआस डिजिटल थी तो उन्हें कोई भी कहीं भी और किसी भी वक्त पढ़ सकता था। दूसरी चीज, कोरियन मानहुआस कलर्ड फॉर्मेट में होती थी और उन्हें पढ़ने के लिए कोई स्पेशल तरीका भी नहीं था, इसीलिए उन्होंने रीडर्स अटेंशन को बहुत जल्दी ग्रैब कर लिया। और उस सारे प्रोसेस ने असली स्पीड तो तब पकड़ी जब 2004 में जुनको किम नाम के एक इंसान ने लाइन वेबटून नाम की एक डेडिकेटेड वेबसाइट बना डाली, जो कि पूरी तरह से स्मार्टफोन ऑप्टिमाइज्ड थी। और लाइन वेबटून पर डेली बेसिस पर वेबटून्स यानी मानहुआस अपलोड होने की वजह से वो वेबसाइट देखते ही देखते बहुत पॉपुलर हो गई। और लाइन वेबटून की इसी बढ़ती हुई पॉपुलैरिटी के बाद 2014 में वेबटून के फाउंडर्स और उसके मेंबर्स ने उसे वर्ल्ड वाइड ऑडियंस के लिए लॉन्च कर दिया, जिसमें ना सिर्फ आउटसाइडर फ्रॉम कोरिया मानहुआस को पढ़ सकते थे, बल्कि अब वो खुद की बनाई वेबटून्स को उस पे अपलोड भी कर सकते थे। और इसके बाद बस फिर क्या होना था, बस देखते ही देखते वेबटून 60 कंट्रीज, 55 मिलियन यूजर्स पर मंथ एंड ओवर 100 बिलियन एनुअल व्यूज को क्रॉस करते हुए आज पूरी दुनिया की कॉमिक इंडस्ट्री के एक बहुत बड़े हिस्से को अटेन कर चुका है।
पहले तो आई एम रियली थैंकफुल कि आप वीडियो में यहाँ तक बने हुए हैं और यहाँ तक हमने साउथ कोरियन मानहवास की हिस्ट्री और करंट स्टेट को एक शॉर्ट समरी के रूप में समझा। इसके बाद अब हम आ गए हैं जापानीज मांगा की जादुई दुनिया में। तो बात शुरू होती है 12th एंड 13th सेंचुरी में, जहाँ हर वो चीज जिसमें ड्राइंग और टेक्स्ट होते थे, जापान के अंदर उन्हें मांगा बोला जाता था। जैसे जैसे टाइम आगे आता गया वैसे वैसे जापानीज मांगा किंग्स एंड एम्परर्स के मनोरंजन वाली चीजों से बढ़कर पॉलिटिक्स एंड चिल्ड्रन एंटरटेनमेंट के बीच आती गई। और जैसा कि मैंने आपको मानहवा के पॉइंट में बताया था कि इतिहास में कई कंट्रीज के कल्चर्स के आपस में टकराने की वजह से बहुत बार कुछ नई चीजों का जन्म हुआ था, ठीक वैसे ही जापानीज अपने मांगा कल्चर को बड़ी अच्छी तरह से संभालते हुए आ रहे थे। और हमने देखा कि कैसे जापानीज मांगा ने जापान ऑक्युपाइड कोरिया के आर्टिस्ट को इन्फ्लुएंस किया था। लेकिन हुआ कुछ ऐसा कि 1945 में कोरिया तो जापान से आजाद हो गया, लेकिन इस बार खुद जापान यूनाइटेड स्टेट्स के अंडर में आ गया। वर्ल्ड वॉर के जमाने में जब अमेरिका ने जापान को अपने अंडर लिया, तब अपने खुद के कल्चर के साथ अमेरिकन अपनी कॉमिक्स को भी जापान में लेकर आए, जिसमें डिज्नी की बनाई हुई पॉपुलर सीरीज मिकी माउस एंड बेम्बी जैसे कैरेक्टर्स थे। और वेस्टर्न कल्चर की उस नई आर्ट फॉर्म ने जापानीज मांगा को बड़े लेवल पर इन्फ्लुएंस किया। लेकिन इसका मतलब ये नहीं था कि जापानीज मांगाकार्स ने अपने खुद के आर्ट स्टाइल को पीछे छोड़ दिया था, बल्कि उन्होंने इसका बिल्कुल उल्टा किया। जापानीज मांगाकार्स ने वेस्टर्न आर्ट स्टाइल को अपने खुद के आर्ट स्टाइल के साथ कंबाइन करके एक बिल्कुल ही नई और यूनिक आर्ट स्टाइल को क्रिएट किया था। और उन्हीं अर्ली मांगाकार्स में से एक थे ओसामू टेजुका, जिन्होंने एस्ट्रो बॉय जैसे सुपर पॉपुलर कैरेक्टर्स को बनाकर न सिर्फ जापानीज बल्कि वेस्टर्न एनिमेशन को भी बहुत इन्फ्लुएंस किया। इसके साथ ही टेजुका के बहुत से दूसरे पॉपुलर कामों के बाद उन्हें गॉड ऑफ मांगा एंड गॉड फादर ऑफ एनिमे जैसे टाइटल्स के साथ सम्मानित किया गया। ओसामू टेजुका ने बड़ी बड़ी आंखों वाले लेकिन उसके साथ ही बहुत ही एस्थेटिकली डिटेल्ड कैरेक्टर्स को क्रिएट किया, जो कि आज की मॉडर्न एनिमे एंड मांगा इंडस्ट्री में बहुत पॉपुलर है। साल 1952 में अमेरिका तो जापान से निकल गया और उसी बीच 1950 से लेकर 1969 तक जापानीज मांगास के रीडर्स बहुत तेजी से बढ़ते गए। और इसके पीछे जो मेन रीजन था वो था मांगास के यूनिक जॉनरास, जिसमें टीनेज लड़कों के लिए था शोनन, लड़कियों के लिए था शोजो, एडल्ट मेंस के लिए सेनन और किड्स के लिए कोडोमो। और ऐसे ही जैसे जैसे वक्त आगे बढ़ता गया उसी के साथ जापानीज मांगास के जॉनरास भी बढ़ते गए। और आज भी जापानीज मांगा और जापानीज एनिमे के इतना पॉपुलर होने के सबसे बड़े रीजंस के पीछे ये भी एक चीज है कि जापानीज मांगा एंड एनिमे इंडस्ट्री के पास हर तरह के व्यूअर्स के लिए बहुत सारे जॉनरास हैं। तो सबसे पहले तो अगेन आई एम रियली थैंकफुल कि आपने इन सॉर्ट ऑफ हिस्ट्री लेसंस को सुना। एंड नाउ आई रिक्वेस्ट कि बस थोड़ी सी देर की और बात है। ये वीडियो आप देख रहे हैं तो ये आपके देखते ही देखते खत्म हो जाएगी, लेकिन उससे पहले अब मैं आपके सामने मेरा ओपिनियन लाकर रखने वाला हूँ। मैं इस बात के ऊपर अपने विचार व्यक्त करूंगा कि क्या एक दूसरे से इतना अलग होने के बाद भी साउथ कोरियन मानहवा और जापानीज मांगा एक साथ आकर काम कर सकते हैं या फिर नहीं। और इससे पहले कि मैं इसकी जड़ों में घुस जाऊं, मैं आपको मेरा जवाब पहले ही दे देता हूँ। और वो जवाब ये है कि जी हाँ, साउथ कोरियन मानहवास और जापानीज मांगा से एक दूसरे के साथ बिल्कुल काम कर सकती हैं। एंड इनफैक्ट ये दोनों ऑलरेडी एक दूसरे के साथ काम कर रहे हैं। चाहे मैं गॉड ऑफ हाई स्कूल की बात करूं या फिर चाहे मैं टावर ऑफ गॉड की बात करूं, दोनों के दोनों साउथ कोरियन मानहवा टाइटल्स हैं जिन्हें जापानीज एनिमे स्टूडियोज ने एनिमे एडेप्टेशन दी है। एंड अकॉर्डिंग टू माई पर्सनल ओपिनियंस, आने वाले दिनों में अगर फ्यूचर एनिमेस के लिए कोई सबसे बड़ा सोर्स ऑफ कंटेंट बन सकता है तो वो है वेबटून प्लेटफॉर्म। बिकॉज जरा इस बात को समझिए, वेबटून के ऊपर हजारों आर्टिस्ट हैं जो कि दुनिया के अलग अलग हिस्सों से अपना काम उसके ऊपर अपलोड करते हैं। और क्योंकि करंट एनिमे इंडस्ट्री इतने सारे जॉनरास में डिवाइडेड है, तो ऐसा होने के बहुत चांसेस हैं कि उन सभी जॉनरास को कंटेंट प्रोवाइड कराने के लिए एनिमे प्रोड्यूसर्स ना सिर्फ वेबटून्स बल्कि ओरिजिनल कोरियन बेस्ड मानहवास को ट्रैक कर सकते हैं। मानहवा और जापानीज इंडस्ट्री एक कंटेंट टू कंटेंट साइकिल बिल्डअप कर सकते हैं, जहां मानहवा कंटेंट को पॉसिबली मांगा फॉर्मेट में बनाया जा सकता है और इसके साथ ही उन्हें एनिमे एडेप्टेशन भी दी जा सकती है। मानहवा और मांगा की हिस्ट्री भले ही कैसी भी रही हो, बट आई नो कि इन दोनों का फ्यूचर बहुत ही ज्यादा ऑसम होने वाला है। वेल, ये तो मेरा एक छोटा सा ओपिनियन था। इस बारे में अगर आपके पास कुछ विचार हैं तो उन्हें कमेंट सेक्शन में जरूर लिखिएगा। तो फाइनली ये वीडियो अपने अंत पर पहुंच चुकी है। आई होप आपको इस वीडियो को देखकर कुछ नया पता चला हो। अगर आपको लगता है कि ये वीडियो कुछ अलग थी और हिडन कैलिबर यूट्यूब चैनल को थोड़ा आगे आना चाहिए, तो आप एक बार हिडन कैलिबर को सब्सक्राइब करने के बारे में सोच सकते हैं। और अगर हो सके तो इस वीडियो को अपने एनिमे फ्रेंड्स के साथ शेयर करना, खुद का ख्याल रखना और मजे में रहना। तो इसी के साथ थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। ऑलवेज स्टे ऑसम।